अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी होस्ट जरनाज गुल एक बार फिर हाजिर खिदमत और आप देख रहे हैं एक मुलाकात वीनस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हर बार एक नए मेहमान के साथ हम हाजिर होते हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इसके बारे में अगर ये कहती चलूँ कि ये लोग हथेली पर जानों के नजराने लिए फिरते हैं, ये लोग सर पर कफन बांधे फिरते हैं ताकि आप महफूज रहें, ताकि आपकी जानें महफूज रहें। इनके लिए सिर्फ यही कहूँगी, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादबान हैं हम। मैं बात कर रही हूँ डीएसपी राना तारिक साहब की। तो आइए अंदर चलते हैं और बाकी की गुफ्तगू इनसे इन्हीं की ज़बानी सुन। जी बिल्कुल, जिस मेहमान शख्सियत की मैं बात कर रही थी वो हैं डीएसपी राना तारिक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। तो राना तारिक साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जानते हैं इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में क्या खिदमत रही। सबसे पहले बात करते हैं इनकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से कि पुलिस के महकमे का ही इंतखाब क्यों किया, आज ये पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, उसका पस मंज़र क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे, आपने ये अपना प्रोग्राम जो है वो शुरू किया। तो मैंने जो है वो पुलिस 1998 में मतलब है कि मैंने पीसीएस किया था, तो 1998 में हमने ज्वाइन किया था। 25 साल गुज़र चुके हैं और इस दौरान जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे मेरी पोस्टिंग रही है, जिनमें मुल्तान है, लोधरा है, खानेवाल है और विहाड़ी है, पाकपतन है, लाहौर है। इस तरह जो है मुख्तलिफ़ स्टेशंस पे बतौर SHO भी मैंने ख़िदमात सर अंजाम दी हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने बतौर SDPO भी रहा हूँ, जिनमें भावलपुर भी शामिल है, जिसमें विहाड़ी शामिल है, मियाँ चन्नू शामिल है, झंग भी है, जलालपुर भी है, शुजाबाद भी है और यहाँ मैं आपके सामने मुल्तान कैंट में भी मौजूद हूँ। स्टार्ट कैरियर का कहाँ से लिया और किस डेजिग्नेशन से लिया? मैं बतौर इंस्पेक्टर जो है वो पुलिस में आया था 1998 में और मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो लोधरा थी, लोधरा सिटी में। वहाँ से ही मतलब है कि चूँकि मेरा डोमिसाइल तो मुल्तान का था, तो उस वक्त जो है वो जिस ज़िले का डोमिसाइल होता था उस ज़िले में पोस्टिंग नहीं होती थी, तो इस वजह से फिर मुझे जो है वो लोधरा से ज्वाइन करना पड़ा। फिर वहाँ से फिर हम ट्रेनिंग पे चले गए, फिर वापस आए 2 साल के बाद, तो फिर वहीं पे मेरी बतौर SHO सिटी लोधरा भी पहली पोस्टिंग हुई थी। अच्छा सर, शहर शहर आपकी तैनाती रही, आप क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा मुश्किलात, सबसे ज़्यादा क्राइम कौन से शहर में रहे, कौन से शहर में आपसे ज़्यादा मसाइल दरपेश रहे क्राइम के हवाले से और वहाँ की आवाम के हवाले से? देखें, जो मेरी पूरी मुल्तान डिवीज़न में तकरीबन तमाम ही सर्कल्स के तमाम में पोस्टिंग रही है, मुख्तलिफ़ थानों में और कई सर्कल्स में भी रहा हूँ। तो मुल्तान जो है एक बिग सिटी है, अपना डिविजनल हेडक्वार्टर है और यहाँ पर जो है वो क्राइम जो है वो ज़्यादा है क्योंकि आबादी ज़्यादा है यहाँ पे। और बाकी जो ज़िले हैं वहाँ पे भी क्राइम है, लेकिन वहाँ की क्राइम की नौइयत थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी का और क्राइम अगेंस्ट व्हीकल वो मुल्तान में ज़्यादा है। अच्छा डीएसपी साहब, ये भी बताइएगा, पुलिस लाइन में आज आप मौजूद हैं, इसका क्रेडिट किसको देंगे? आज आप डीएसपी के ओहदे तक पहुंच गए हैं, इसका क्रेडिट किसको देंगे? और इसका मतलब आपने ये नहीं बताया कि आज पुलिस लाइन में आप मौजूद हैं, उसका क्रेडिट किसको देंगे? यहाँ पर आज क्यों मौजूद हैं आप, उसका पस मंज़र क्या है? किसी ने धकेला या आपकी अपनी ख्वाहिश थी, अपना फैसला था? देखिए जी, हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो पढ़ लिख के कुछ करे। तो मैंने भी जब MA इकनॉमिक्स किया तो उसके बाद फिर जो है वो जॉब के सिलसिले में मुख्तलिफ़ फोरम्स पे अप्लाई किया। उसमें फिर जो था वो उन ज़माने में पुलिस की वैकेंसीज़ आई, मैंने भी उसमें अप्लाई किया, फिर PCS किया, उसी में फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हो गई और फिर इस तरह जो है ये सिलसिला जारी रहा। अच्छा सर, यूथ में एक क्रेज़ है आर्मी या पुलिस लाइन में जाने का, ये क्रेज़ क्यों है? इसकी पावर अथॉरिटी की वजह से, यूनिफॉर्म, मतलब क्या खिदमात की वजह से, क्या आप इस लाइन में आके खिदमात को सर अंजाम दे सकते हैं आवाम के लिए, क्या कहेंगे? देखें, बच्चों को अट्रैक्शन होती है यूनिफॉर्म से, तो वो यूनिफॉर्म फोर्स में आना चाहते हैं
वो ये समझते हैं कि मतलब है कि हम दूसरों को अपील करते हैं, वो एक डिफरेंट लगते हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स भी काम कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको एक नुमायाँ नज़र आते हैं। आप मुआशरे में आपकी तरक्की हो रही होती है, लोग आपके साथ मतलब है कि राब्ते में रहते हैं, और लोगों के लिए पुलिस और आर्मी और एयर फोर्स और इस तरह की जो यूनिफॉर्म फोर्सेस वाले डिपार्टमेंट हैं वो बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा सर, बेशक आर्मी हो गया, हमारी पुलिस लाइन हो गई, इसमें रहते हुए जिसके अहलकार हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी टफ होती हैं, उनको अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता, ख़ानदान के लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो इस फॉर्म में रहते हुए आपकी अपनी मसरूफियात क्या हैं पुलिस लाइन में मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा सूरत? हाँ देखें जी, पुलिस डिपार्टमेंट में जो है वो काफ़ी बिज़ी ये एक डिपार्टमेंट है। 24 आवर्स हमारी सर्विसेज चल रही होती हैं। हम किसी टाइम पे आपको नो नहीं कह सकते। वो क्राइम का कोई वक्त नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें अपने आप को मैनेज करना पड़ता है, सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है, फैमिली को भी साथ लेके चलना पड़ता है, और इसमें हमें अपनी ड्यूटीज़ को भी निभाना होता है। तो इसमें थोड़ी सी हमें जो है वो अपने आप को थोड़ा सा मैनेज अगर कर लें, हर एक को हम बराबर टाइम दें, तो फिर हम सारे काम अच्छे कर सकते हैं। ड्यूटीज़ के अलावा आपकी अपनी पर्सनल मसरूफियात वो क्या है, या ऐसी कोई हॉबीज़ जिसको अभी भी टाइम निकाल कर आप करना चाहते हो कि टाइम निकाल कर मैं ये शौक़ पूरा करूँ? देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में आने के बाद तो जो है वो शौक़ कम रह जाते हैं, क्योंकि मसरूफियात ही इतनी ज़्यादा होती हैं। लेकिन फिर भी जो है मेरी कोशिश होती है कोई न्यूज़ को मैं देखूं, कोई अखबार पढूं, कोई जो है म्यूज़िक सुन लिया जाए। ड्यूटी का हिस्सा हो गया ना? तो इस तरह जो है वो साथ साथ चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। अच्छा, पुलिस लाइन से पहले, इस डिपार्टमेंट में आने से पहले आपकी क्या मसरूफियात थी? जब आपने ये शोबे को ज्वाइन नहीं किया था तब आप क्या शौक़ थे, क्या हॉबीज़ थी, किस तरह का टाइम स्पेंड करते थे? देखिए, वो एक हमारा स्टूडेंट दौर था। उस स्टूडेंट दौर में भी जो है वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस होता है। इसके अलावा उस वक्त जो है वो ट्रैवलिंग का शौक़ था कि नॉर्दर्न एरियाज़ को घूमा जाए, स्टैम्प कलेक्टिंग किया करते थे, गेम्स का बड़ा शौक़ था, क्रिकेट खेल ली, हॉकी भी खेली, फुटबॉल भी खेला, और इसी तरह दोस्तों के साथ बैठे मतलब है कि टाइम स्पेंड किया, गप्पें लगाईं, और जनरल नॉलेज पे बड़ा मतलब है कि क्रेज़ होता था कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मालूमात हासिल की जाए। ज़माना तालिब इल्मी की अगर बात की जाए तो किस तरह के स्टूडेंट थे? जिस तरह बाज़ स्टूडेंट होते हैं कि मतलब टाइम आने पर पेपर की तैयारी करते हैं, बाज़ स्टूडेंट होते हैं बड़े लाइक से होते हैं, वो पूरा साल ही पढ़ते रहते हैं। बस मैं भी कोई इतना मतलब है कि ये नहीं कह सकते कि बहुत टॉपर आदमी था, लेकिन ये है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता था कि इसके अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। लिहाजा जो है वो चीज़ को मैनेज करके पढ़ने की आदत थी, और उसमें जो है ये नहीं है कि भी सिर्फ इम्तिहानों के दिनों में ही बैठ के पढ़ने से ही सब कुछ होता है। यूनिवर्सिटी लेवल की और कॉलेज लेवल की स्टडीज़ जो है ना वो आपको साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है वो मैं कामयाब रहा हूँ। अच्छा सर, बाय नेचर आप कैसे हैं? क्योंकि पुलिस लाइन का पुलिस जो डिपार्टमेंट है उसके लिए इंसान को काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी टफ होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के मामलात ऐसे होते हैं बड़े हसास किस्म के। तो आप मतलब किस तरह चाहते हैं कि किस तरीके से इंसान बदल जाता है इस फील्ड में आने के बाद? ये बदलना पड़ता है इंसान को, स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, सख्त दिल होना पड़ता है। हाँ बिल्कुल जी, ये जो हमारा पुलिस का शोबा है इसमें हर वक्त जो है वो इमरजेंसी की सूरत हाल है। लोग जो हैं वो कोई हमारे पास हर वक्त लुटे पिटे लोग आ रहे होते हैं, और उसी हिसाब से उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। वो फिर सुन सुन के हम भी जो है वो तजर्बे की बुनियाद पे हमें पता लग जाता है कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। तो इसी तरह जो है ना वो एक बंदे के साथ तो एक काम हो रहा होता है, हम दिन में वो बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। तो इस तरह थोड़ी सी उसके अंदर जो है वो पुख्तगी आ जाती है, जिसको लोग ये समझते हैं कि सख्ती है, लेकिन वो उसका जो है वो एक मतलब है कि वो उस चीज़ को सीरियस तो ले रहा होता है, लेकिन उसका इजहार नहीं कर रहा होता। जिस तरह एक आम पब्लिक महसूस कर रही है कि भी उसके साथ कुछ हुआ है तो वाह बुका और इस तरह की बात। लेकिन चूंकि हमने वो अगर ख़ुद ही इस किस्म की बातें शुरू कर दें तो फिर हम उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते।
इसलिए हमें थोड़ा सा अपने नर्व्स पे जो है वो अपने जज्बात पे काबू रखना पड़ता है। अच्छा डीएसपी साहब, पुलिस एहलकार जो है वो अपनी जान हथेली पर लिए फिर रहा होता है, अपने सर पर कफन बांधे हरदम तैयार रहता है आवाम की खिदमत के लिए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस डिपार्टमेंट को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। उनकी इतनी खिदमात को हम इग्नोर कर देते हैं, क्यों? इस वक्त जी पुलिस जो है वो बहुत सारी कुर्बानियाँ दे रही है। हमारे दहशतगर्दी के हवाले से आप देखें तो हमारे बेशुमार हमारे शोहदा हैं, उनकी फैमिलीज़ हमारे साथ मिलती रहती हैं, हम उनकी लुक आफ्टर करते रहते हैं। इसी तरह जो हैं हमारे बहुत सारे ज़ख्मी हैं जिनको गाज़ी का अब दर्जा दिया गया है। तो पुलिस की खिदमत तो किसी से ढकी छुपी है नहीं। बाकी दूसरी बात ये कि पुलिस का इम्पेक्ट थोड़ा सा जो है ना उसका इमेज बेहतर करने की ज़रूरत है। उसमें वजह ये है कि हमारे पास दो पार्टीज़ आती हैं, अब उनमें से एक तो ठीक है और एक गलत है। तो जो गलत पार्टी होती है उसका मेरिट पे काम नहीं होता, तो फिर उसने वावेला करना होता है जी हमारे साथ शायद इंसाफ नहीं हुआ। तो इस तरह जो है वो थोड़ा सा हमारा इमेज जो है वो डीमोरलाइज़ करने की लोग कोशिश करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी अच्छे लड़के आ गए हैं हमारे पास हैं, डिपार्टमेंट में पढ़ा लिखा हमारे पास बड़ा स्टाफ है, और वो अब हमारा रिवायती पुलिसिंग नहीं है, अब सर्विस ओरिएंटेड पुलिसिंग हो रही है। सर माशाल्लाह से आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी टफ हैं, इसके बावजूद क्या अहले खाना को टाइम दे पाते हैं? क्या जो आपका हल्का अहबाब है, आपके दोस्त हैं, क्या वो खफा होते हैं कि आप लोग के पास तो अपने लिए टाइम नहीं होता, कोई टाइम ही नहीं होता? बिल्कुल जी, ये बिल्कुल बात 100% दुरुस्त है। फैमिलीज़ के लिए टाइम वाकई जो है वो हमारे पास कम होता है। बाज़ औक़ात तो हमारी पोस्टिंग हमारे अपने घर से बड़ी दूर होती है, तो वहाँ पर कभी कोई 15 दिन में वीकेंड पे जो है वो फैमिलीज़ के पास टाइम गुजारने का मौका मिलता है। इसी तरह जो हमारे ईद बकरा ईद है या दीगर जो हमारे फेस्टिवल्स हैं या हमारी त्यौहार हैं, उसमें हमारी ड्यूटीज़ ज़्यादा होती हैं, लोगों की छुट्टियां होती हैं और हम सब को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो फील्ड में मौजूद होते हैं। हम उस दिन जो है अपनी फैमिली के साथ ये चीज़ें सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हमारी फैमिलीज़ भी सफ़र करती हैं इस हवाले से, लेकिन चूँकि वो वक्त के साथ साथ आदी हो जाते हैं तो वो भी जो है वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं और ढल जाते हैं हमारे साथ ही। और कोशिश तो यही होती है कि जो टाइम मिले वो हम अपना फैमिली के साथ स्पेंड करें। अच्छा सर, एक छोटा सा जामे तौर पे आप 3-4 लाइनों में या जिस तरह से आपको पुलिस की जो खिदमात हैं लोगों के लिए और जो कुर्बानियाँ हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, लोगों को पता लगे पुलिस किस तरीके से सेक्रीफाइस करती है, पुलिस किस तरीके से एफर्ट्स कर रही है उनके लिए। देखें जी, पुलिस जो है वो 24 घंटे की जॉब है। पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है, पुलिस इनके मुकदमात की तफ्तीश कर रही है, पुलिस जो है वो ख़वातीन को ढूंढ के बच्चों को ढूंढ के वो पेश कर रही है, कोर्ट्स को जवाब दे रही है, मीडिया को जवाब दे रही है, सियासतदानों को जवाब दे रही है। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन हो रहा है हमारा, तो कोई ऐसा काम मतलब है कि माशरे का इवन के फ़र्स्ट एड और एमरजेंसी, आग लग जाना, सैलाब, मरदमशुमारी, उसके बाद आपके पोलियो की ड्यूटीज़, उसके बाद आपकी आटा तकसीम करना, कोई मैच ड्यूटी, कोई वीआईपीज़ की प्रोटेक्शन, कोई फेस्टिवल आ जाए उसमें, ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पुलिस अपनी जो रोज़मर्रा की ड्यूटी है उनके साथ साथ निभा रही होती है और आवाम को जो है प्रोटेक्ट कर रही होती है। सर, इन तमाम मामलात में क्या आवाम कोऑपरेट करती है, आवाम ताउन करती है, आवाम का क्या रिस्पेक्ट? देखें, आवाम जो है वो हर मतलब है कि जगह लोगों को समझाना पड़ता है, उसके बाद फिर वो उसमें ताउन की तरफ आते हैं। तो शुरू में तो थोड़ी बहुत उनमें रेजिस्टेंस होती है, फिर बात वो समझ जाते हैं। तो इस तरह करके जो है वो मामलात को हम अपना हैंडल करते हैं और चलाते हैं। लेकिन पब्लिक को चाहिए कि हमारी भी जो ज़िम्मेदारी हैं उनको एहसास करें। जो हमने लिमिट्स मुकर्रर की हैं किसी भी सोसाइटी में इंसाफ के तकाज़ों के हवाले से, उनको ज़रूर जो है वो अडॉप्ट करें। अच्छा डीएसपी साहब, ये बताइएगा बाय नेचर आप कैसे हैं? पोलाइट हैं, सख्त हैं, किस तरह से हैं? एक पुलिस ऑफिसर कैसे हैं? देखिए, हमें ना हर एक के साथ डिफरेंट होना पड़ता है। हमें मुल्ज़िम के साथ सख्त होना पड़ता है, पब्लिक जो हमारे साथ अच्छे लोग आएंगे हमें उनके साथ वैसा ही होना पड़ता है, और मौके की मुनासबत से जो है ना वो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अच्छा,
24 घंटे जाहिर बात है आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है, तो निजी और प्रोफेशनल लाइफ इंसान के दो रुख होते हैं हर इंसान की ज़िंदगी के। तो आप 24 घंटे क्या पुलिस ऑफिसर बने रहते हैं, या जाहिर बात है आदत बन जाती है, तो पुलिस ऑफिसर और एक वालिद की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से, या एक हस्बैंड की हैसियत से क्या देखते हैं, डिफरेंस ही है या आपस में जम हो जाते हैं सारे? नहीं, बिल्कुल जी, हर जगह अपनी अपनी ज़िम्मेदारी हैं। बतौर एक एसडीपीओ अपनी ज़िम्मेदारी है, बतौर एक फैमिली मेंबर्स के, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, माशरे में दीगर अपने अजीज़ व अकारिब के साथ जो है वो हम अपने इंसान की तरह, मतलब ये नहीं है वहाँ पे कि हम कोई वहाँ पे डीएसपी बन के बैठे होते हैं। वहाँ पे एक बराबर की हैसियत होती है बच्चों के साथ, इसी तरह अपने दोस्तों के साथ। तो बिल्कुल हर जगह हर एक को ड्यू रिस्पेक्ट दे के और उनके मेंटल लेवल के मुताबिक बात की जाती है। सर काफ़ी कमज़ोर संजीदा तबीयत मुझे आप लग रहे हैं। ये बताइएगा ज़माना तालिब इल्म में भी ऐसे ही थे या शादी के बाद ऐसे हो गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मैंने जैसे बताया कि जैसे लोग होते हैं वैसे ही हम उनके साथ ढल जाते हैं। अगर कोई हमारे साथ कोई मजहबी लोग होंगे हम उनके साथ मजहबी बातें करेंगे, कोई हमारे साथ अगर कोई इल्मी लोग होंगे हम उनके साथ वैसी बातें कर लेते हैं, कोई साफ़ी होंगे हम उनके साथ वैसी बातें कर लेते हैं। और अगर हमारा कोई मुलज़मों के साथ, मुजरमों के साथ आमना सामना हो तो फिर हमें आप डिफरेंट हैसियत से देखेंगे। सर मुलज़मान को किस तरीके से आप टैकल करते हैं, किस तरीके से उन्हें हैंडल करते हैं? सख्ती के साथ, प्यार के साथ, या बहुत ज़्यादा प्यार के साथ? देखिए, ये मुलज़िम की ना अपनी साइकी पर मुनहसर है कि वो किस लेवल का मुलज़िम है और उसको हमने किस तरह हैंडल करना है। तमाम मुलज़मान सख्ती भी बर्दाश्त नहीं करते और तमाम मुलज़मान प्यार से भी नहीं मानते, तो वो हमें उसको जज करना पड़ता है, फिर उसी हवाले से उसको हम फिर हैंडल करते हैं। अच्छा सर बताइएगा, साइंटिफिक तरीके से टेक्नोलॉजी में अपडेट्स आता जा रहा है, अपडेट्स आती जा रही है, तो इस हवाले से बताइएगा पुलिस की ट्रेनिंग में किस तरीके से अपडेट्स आ रही हैं और क्राइम को किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से टेक्नोलॉजिकल ट्रेस करते हैं, टेक्नोलॉजिकल उसको सॉल्व करते हैं? बिल्कुल जी, अभी जो है वो बड़ा मीडिया बड़ा तेज़ हो गया है, क्राइम भी बड़ा डिजिटल हो गया है, बड़ा साइंटिफिक हो गया है। अब वो रिवायती चोर भी नहीं रहे हैं, रिवायती तरीके से अब वो वारदात भी नहीं हो रही है, तो उसी हवाले से हमें भी जो थोड़ा सा तब्दील होना पड़ा है। हम भी अब अपना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी उसमें मोबाइल को लोकेट करते हैं, हमारे पास भी जो है वो लोकेटर गाड़ियां हैं, हमारे पास भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अब हम उनका इस्तेमाल करके तो उनको इंशाल्लाह हम ट्रेस कर रहे हैं। सर इन बातों के बावजूद जो क्रिमिनल है वो 2 कदम आगे रहता है, उसको पता होता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैंने अब क्या करना है, उसकी रोकथाम के लिए। देखें, क्राइम हमेशा आगे ही होता है और उसके पीछे पुलिस लगी होती है, और किसी भी डाकू या चोर की आखिर एक दिन उसने पुलिस के पास बंद ही होना होता है। देर हो सकती है लेकिन ये नहीं है कि भी बिल्कुल ही वो टॉलरेट, मतलब है कि हम उसको इग्नोर कर दें, ये नहीं होता। जी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर्द कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं।
हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी वेलकम बैक। डीएसपी राना तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बातों का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से कटा हुआ था। जी राना साहब, क्या कहेंगे प्रोफेशनल लाइफ में और मतलब आज से अगर पीछे चले जाएं आपके तालिबे इल्मी के दौर में, आप क्या डिफरेंस देखते हैं जब का राना तारिक और आज का राना तारिक, कितनी तब्दीली आई? हाँ बिल्कुल जी, बड़ी तब्दीली होती है इंसान की अपनी शख्सियत में वक्त के साथ साथ। जब स्टूडेंट थे तो और तरह की लाइफ थी, अब जब ज़िम्मेदारी आई हैं, खुद प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हुए हैं, प्रोफेशनल लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं, तो इसमें जो है वो बड़ा बंदे को रिस्पॉन्सिबल होके चलना पड़ता है। लोग आपको देख रहे होते हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, लोग आपके डिस्पोजल पर होते हैं, फैमिली आपकी जो है वो आपने उसको मैनेज करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बड़ा एक किस्म का सीरियस मतलब है कि नेचर की जॉब बना देती है। सर शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी 2000 में हुई थी। 2000 में? अच्छा, जितनी भी पे मिलती है आपके अपने हाथ में होती है, बीवी के हाथ में जाती है? बस वो सारे मतलब है कि हम मिलजुल के ही अपने घर के तमाम चीज़ों का बिल्स जो हैं और बच्चों की तालीम और उनके अखराजात और लेना देना सारा कुछ जो है मिलजुल के चल। किसकी चलती है ज़्यादा? देखें उसमें जो है वो कुछ मामलात में जो है वो वाइफ की बातों को एक्सेप्ट करना पड़ता है और कुछ में अपनी बातों को भी करवाना पड़ता है। सर शादी आपके अपनों में हुई? जी बिल्कुल। वो भी राना, तुसी भी राना? हाँ जी बिल्कुल, राजपूत फैमिली में मेरी शादी। तो फिर तो दोनों जिद्दी होंगे। नहीं ऐसी बात नहीं, माशाल्लाह वो बड़ी एक हम्बल और कोऑपरेटिव हैं और पढ़ी लिखी खातून है और माशाल्लाह हमारी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। और बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 4 बेटे हैं। सर वो क्या करते हैं? अब बेटे जो हैं वो, बड़ा बेटा मेरा एयरफोर्स में है, उससे छोटा जो है वो एयर यूनिवर्सिटी में बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, तीसरा जो है वो भी कैडेट कॉलेज में है और चौथा बेटा जो है वो 8th क्लास का स्टूडेंट है एपीएस में। सर पुलिस लाइन में? पुलिस डिपार्टमेंट में अभी उनकी देखें उनके शौक़ और अभी वो अपना प्रोफेशन शुरू कर रहे हैं, अभी उनकी तालीम कंप्लीट हो जाए तो अगर वो आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, फैमिली में से कोई पुलिस डिपार्टमेंट में पहले मौजूद हो? वालिद साहब, चाचू? नहीं, कोई हमारी फैमिली में जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है। हमारी फैमिली ज़्यादा जो है वो आर्मी से, हमारा सारा बैकग्राउंड है, हमारे अजीज़ व अकारिब ज़्यादा जो हैं वो आर्मी में। अच्छा सर, थोड़ा सा क्राइम की तरफ आ जाते हैं। स्ट्रीट क्राइम की शरह बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ती है उसी तरह क्राइम भी बढ़ रहा है, बेरोज़गारी है, फिर जो है लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, एडवेंचर है, फिर लोगों की अपनी जो है वो कंपेनियनशिप है, लोगों का अपना एक दूसरे के साथ यानी कि उनकी बच्चों की कंपनी है वो उसको गलत जगह पर जो है वो क्रिमिनल बना देती है। फिर सज़ाओं का ना होना, ये जो है इससे ज़्यादा क्रिमिनल जो मोटिवेट होते हैं और क्राइम्स में बढ़ रहा है। सर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अगर हम पहले सिरे को पकड़ना चाहे, फर्स्ट स्टेप, तो आप क्या समझते हैं कहाँ से शुरुआत करनी? देखें, जो क्राइम को अगर रोकना है तो मुआशरे को थोड़ा सा हमें पढ़ा लिखा बनाना होगा और लोगों को कानून का, ज़ाब्ते का समझाना होगा और लोगों में जो है वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, बेरोज़गारी को ख़त्म करना होगा। अच्छा, तो स्ट्रीट क्राइम की जिस तरह से हमने बात की, इसके सद्देबाप के लिए पुलिस के क्या इक़दाम हैं? बिल्कुल जी, देखें मुल्तान जैसे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त जो भी नफरी अवेलेबल है वो हमारे सीपीओ साहब ने, सीनियर अफसरान ने उनको थानों में ट्रांसफ़र किया हुआ है। हर थाने में तकरीबन 2-2 या बाज़ जो बड़े थाने उनमें 3 गाड़ियाँ भी हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं। इसके अलावा मुआफ़िज़ स्क्वाड भी पुलिस लाइन से आउट होते हैं, डॉल्फिन भी आउट हो रही हैं, उनके भी लड़के बड़े ट्रेंड हैं। इसके अलावा एलीट भी मौजूद है, ट्रैफिक का स्टाफ भी मौजूद है, स्पेशल ब्रांच की हमारी खुफिया टीमें भी मौजूद हैं।
हम ये सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके तो क्राइम को ख़त्म करने की तरफ अपनी पूरी कोशिश करते हैं। सर एक इशू आजकल बहुत ज़्यादा उठा हुआ है जो नौजवान नस्ल को जहर बनकर तबाह बर्बाद कर रहा है, आइस का नशा। इसके लिए क्या रोकथाम है पुलिस की कि हमारी जो यूथ है इस तबाही के दहाने पर जाने से बचे? बिल्कुल जी, नशा जो है वो एक बहुत बड़ी लानत है और इसमें हमें जहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या हम अपने तौर पर कोई चीज़ों को ट्रेस करते हैं तो उसमें हम इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करते हैं। तालीमी इदारों में काफ़ी सेमिनार भी मुनक्किद होते हैं, माशरे में इस हवाले से वॉक भी की जाती है, लोगों को मीडिया के ज़रिए से भी जो है वो बताया जाता है कि ये नशा जो है एक लानत है और हम इनके पीछे इंशाल्लाह इनकी बेचकुनी के लिए। सर आखिर में मुहर्रमुल हराम की आमद है, उस हवाले से क्या इक़दाम है कि कोई इंतशार ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उस हवाले से पुलिस की क्या इक़दाम? जी बिल्कुल, मुहर्रम अब शुरू होने वाला है। इस हवाले से हमारी ताजरों के साथ, लाइसेंस होल्डर्स के साथ, पीस कमेटी के साथ हमने सबके साथ तकरीबन मीटिंग कर ली हैं, रूट्स हमने विज़िट कर लिए हैं और उनके अगर कोई छोटे कोई मामलात हैं एक दूसरे से तो वो हम इश्यूज़ को हल कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि जिसमें कोई हमारे इस कैंट के इलाके में कोई इस किस्म का कोई मुहर्रम पे बदमज़गी हुई हो। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, तमाम स्टेक होल्डर्स हमारे साथ हैं और हम सब मिलकर मुहर्रम को इसकी मजहबी अकीदत के साथ इंशाल्लाह जो है वो हम करेंगे। सर आखिर में पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हमारी आवाम को एक मैसेज। देखें, पुलिस जो है वो आपकी हेल्प के लिए है। पुलिस को आप बिल्कुल सच बताएं ताकि पुलिस उस सच को आगे लेकर मुजरिमों को पकड़े। अगर आप झूठ बोलेंगे तो हमें सच ढूंढने में टाइम लगेगा, जिससे हमारा भी और आपका भी टाइम भी ज़ाया होगा और इसी तरह दूसरे क्रिमिनल्स जो हैं उस चीज़ से फ़ायदा उठा जाएंगे। जी बिल्कुल, डीएसपी राना तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने इनसे बात की और जाना कि इनकी निजी ज़िंदगी और प्रोफेशनल ज़िंदगी में इन्होंने क्या खिदमत सर अंजाम दी और क्राइम के हवाले से पुलिस की क्या खिदमत रही। आइस का जो नशा है, इसकी जो नौजवान नस्ल जिसकी वजह से तबाह बर्बाद होती जा रही है, इसके लिए क्या इकदाम रहे और इन्होंने ये भी बताया कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से इनके क्या इकदाम रहे, इंतज़ामी अमूर के हवाले से क्या इकदाम रहे, इनकी क्या खिदमत रही, कहाँ कहाँ तैनाती रही, किस तरीके से आवाम के लिए इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नेक्स्ट शख्सियत के साथ। अपनी मेज़बान जरनाज गुल को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।